चैप्टर्स 553, 554, 555, 556। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 553। इंपीरियल कोर्ट सेक्रेट पैलेस हवा कानों के पास से सन्नाटे हुए गुजर रही थी। सुनहरे आसमान में रोशनी की चमकदार किरणें नीचे बरस रही थी। अजूर वुल्फ का झुंड आसमान में चल रहा था और फैंग युआन अजूर वुल्फ किंग की पीठ पर सवार हवा को अपने बाल पीछे उड़ाने दे रहा था। उसकी निगाहें गंभीर थी, वो अंदर ही अंदर सोच में डूबा हुआ था। इन दिनों वो दी क्यू विरासत के उस कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कोई खास प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। एक शानदार महल धीरे धीरे उसकी नजरों के सामने आने लगा, जो दूर दराज के मैदान से उभार रहा था। ये महसूस करते ही फैंग युआन ने उस तरफ देखा और अपने दिमाग में चल रहे बिखरे हुए ख्यालों को झटक दिया। एक हल्की सी राहत की झलक उसके चेहरे पर आ गई। सीक्रेट पैलेस, आखिरकार वो पहुंच ही गया। जैसे जैसे फैंग युआन करीब आता गया, वो विशाल महल धीरे धीरे अपनी पूरी शान और शौकत दिखाने लगा। इसके 8 लेवल्स थी, हर लेवल लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा था। पहला लेवल, जो सबसे नीचे था, उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा था। दूसरा लेवल पहले के ऊपर था और इसी तरह आगे भी। हर लेवल के चारों तरफ दीवारें थी, जो एक खोखले ट्यूब जैसा शेप बना रही थी। बर्फ जैसी सफेद दीवारें 9 मीटर मोटी थी और उन दीवारों में कोई गैप नहीं था। दीवारों पर आगे पीछे हर तरफ इंद्रधनुष के रंगों वाले टावर्स थे। हर टावर का रंग अलग था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, सभी रंग थे। जब इतने सारे लेवल्स एक के ऊपर एक रखे गए, तो पूरा सेक्रेट पैलेस एक ऊंचे पहाड़ जैसा लग रहा था। जैसे हाइफैंग युआन और करीब आया, ऐसा लगा जैसे सेक्रेट पैलेस जमीन से ऊपर उठ रहा है, सीधा आसमान को चीरता हुआ। इतना विशाल और शानदार ये था सेक्रेट पैलेस। फैंग युआन जैसे तजुर्बेकार इंसान के लिए भी ये नज़ारा देखकर उसके मुंह से तारीफ निकली। आसमान में उड़ रही वो चीज क्या है? वुल्फ किंग आ गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा इंफॉर्मेशन में बताया गया था, वो जरूर अजूर वुल्फ का झुंड होगा। फैंग युआन के आने से सेक्रेट पैलेस के अंदर मौजूद गो मास्टर्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया। इस वक्त सेक्रेट पैलेस में लगभग 10,000 लोग थे। ये लोग किस्मत वाले द ब्लेस्ड लैंड में एंटर करने के बाद वो सेक्रेट पैलेस के करीब हाईलैंड हुए थे, इसलिए वो फैंग युआन से पहले पहुंच गए थे। हे लूलैंड ने पहले ही हिदायतें दे दी थी, इसलिए जो गू मास्टर उसके स्वागत के लिए आने वाला था, उसने तुरंत रिएक्ट किया। जब फैंग युआन नीचे उतरा, तो पहले लेवल के बड़े से गेट पर पहले से ही लोग खड़े थे। जिस पल फैंग युआन के अजीम वुल्फ किंग ने जमीन को छुआ, स्वागत करने वाला गू मास्टर उससे मिलने आया। लॉर्ड वुल्फ किंग, आप आ गए। आपको शहर के अंदर ले जाना मेरा सौभाग्य है। आपके रहने की जगह 8वें लेवल पर है। हमने आपके लिए कमरा पहले ही तैयार कर दिया है। कोई जल्दी नहीं है, पहले मुझे ये जगह घुमाओ, फैंग युआन ने हल्के से कहा और अजूर वुल्फ से नीचे उतर गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की इज्जत के तौर पर गू मास्टर्स को सेक्रेट पैलेस के अंदर अपनी सवारी पर बैठने की इजाजत नहीं थी, वो सिर्फ पैदल चल सकते थे। जैसा आप चाहें लॉर्ड, ये मेरा सौभाग्य है। फैंग युआन स्वागत करने वाले गू मास्टर के पीछे सेक्रेट पैलेस के अंदर चला गया। सेक्रेट पैलेस के अंदर बड़ी संख्या में पवेलियंस और टेरेसेस, महल और आंगन थे। बाहर से देखने पर चटों के किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए वो चांदी और सोने के रंग के जो शानदार और विशाल लग रहे थे। हर तरह की इमारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कुछ जगहों पर काफी खुली जगह थी और इमारतें बहुत बड़ी थी। कुछ जगहों पर रास्ते एक दूसरे से गुजरते थे और हर तरफ हॉल्स थी, जिससे भटकना आसान था। पवेलियन हॉल के अंदर की बात करें, चाहे वो खंबे हो या मेन सपोर्ट, उन पर बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें और सजावट की हुई थी, जिससे एक समृद्धि का ऑरा फैल रहा था। लॉर्ड, यह एंटरटेनमेंट पैलेस है। हमारे नोबल एंसेस्टर जायंट सुन जब यहाँ रहते थे, तब वो रोज यहाँ एक बड़ा संगीत का फेस्टिवल रखते थे। इतिहास के मुताबिक हर फेस्टिवल के दौरान बड़ी संख्या में उनकी बीवियां अपना डांस पेश करने के लिए आती थी, ताकि एंसेस्टर जायंट सुन का ध्यान उन पर जाए। लॉर्ड, यह स्प्रिंग सूप हॉल है। इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना है। एंसेस्टर जायंट सन हर हफ्ते यहाँ अपनी 1000 बीवियों के साथ आते थे, पानी में बैठने और मस्ती करने के लिए। यह फ्लोटिंग सेंट यार्ड है। एंसेस्टर जायंट सुन ने एक बार यहाँ लेजेंडरी वाइन पूल और मीट फॉरेस्ट लाए थे। हर सुबह मीट फॉरेस्ट से हर तरह के लजीज मांस के फल यूजीटीई थे। रात में वाइन पूल से ढेर सारी खुशबूदार शराब निकलती थी।
स्वागत करने वाला गू मास्टर हर उस जगह के बारे में बताता जा रहा था जहां से वो गुजर रहे थे। वो बोलने में काफी माहिर था। फैंग युआन आराम से चल रहा था, इधर उधर देखते हुए। ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सेक्रेट पैलेस के चौथे लेवल पर स्वागत करने वाला गू मास्टर फैंग युआन को में पैलेस में ले गया। लॉर्ड, यह सेक्रेट पैलेस के 8 मेन पैलेसेस में से एक है, ड्राइंग पैलेस। एंसेस्टर जायंट सुन बहुत टैलेंटेड थी। वो खूबसूरत औरतों की तस्वीरें बनाने में बहुत माहिर थे। इस पैलेस के अंदर की सारी ड्राइंग्स उन्होंने अकेले बनाई हैं। कृपया इस तरफ आइए। स्वागत करने वाले गू मास्टर ने पैलेस का साइड डोर खोला और फैंग युआन को अंदर आने का इशारा किया। सेक्रेट पैलेस के 8 मेन पैलेसेस के में दरवाजे लेकिन उन्हें सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल हाई इस्तेमाल कर सकते थे। भले ही वो मर चुके लेकिन ये नियम आगे बढ़ता गया और उनके वंशज इस नियम को जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के प्रति सम्मान और श्रद्धा के रूप में फॉलो करते थे। जैसे ही वो पैलेस में दाखिल हुए, तस्वीरों की एक बड़ी दीवार ने फैंग युआन की नजर को भर दिया। इस ड्राइंग पैलेस में कुछ नहीं था सिवाय बड़ी बड़ी दीवारों के। इन दीवारों पर हर तरह की सुंदरियां थी, आकर्षक, मासूम, मुस्कुराती हुई या गहरी सोच में डूबी हुई। वो हर तरह के पोजेज और पोजीशंस में थी। वहां 80,000 ड्राइंग्स थी जिन्हें यहां ड्रॉ किया गया था। वो एक समय के लिए एंसेस्टर जायंट सुन को बहुत पसंद थी। ऑफ कोर्स, एक वेनरेबल के हाथों ड्रॉ होना एक औरत का सबसे बड़ा सम्मान है। एंसेस्टर जायंट सुन की बहुत सी बीवियां थीं, लेकिन जिनका रिकॉर्ड यहां है वो क्रीम ऑफ द क्रॉप थी। उन्हें यहां हमेशा के लिए संजोया जा सकता है। स्वागत करने वाले गू मास्टर ने तारीफ भरे अंदाज में कहा। फैंग युआन ने कुछ नहीं कहा, वो बस देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, मैं इसे हमेशा के लिए तो नहीं कहूंगा। कम से कम मेरे पिछले 500 सालों में इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने तबाह कर दिया था और सेक्रेट पैलेस इतिहास बन गया। सच्ची अमरता ऐसी चीज है जो इमॉर्टल वेनरेबल जैसा शक्तिशाली इंसान भी हासिल नहीं कर सका। जब लोग यहां आते थे, वो सेक्रेट पैलेस के विशाल और प्रभावशाली ऑरा से डांग रह जाते थे। अगर वो ओवरवेल्म नहीं भी होते तो उन्हें बहुत तारीफ महसूस होती। लेकिन फैंग युआन इस शान और शौकत में एक सदन और घलने की महक महसूस कर सकता था। बिना अनंत जीवन के, तो क्या हुआ अगर तुम एक वेनरेबल जितने शक्तिशाली हो? यहां तक कि कैसनोवा जायंट सुन भी अब राख में बदल चुका था। उसके निशान अभी भी यहां थे, उसके अस्तित्व को साबित करते हुए, लेकिन फैंग युआन की नजर में ऐसा सबूत असफलता के मजाक से भरा हुआ था। ये सच में दया के लायक था। उसकी दिलचस्पी कम हो चुकी थी। चलो, मुझे 8वें लेवल के अकोमोडेशन तक ले चलो, फैंग युआन ने भरते हुए हिदायत दी। स्वागत करने वाला गू मास्टर अपनी हैरानी से बाहर आया और झिझकते हुए बोला, लेकिन लॉर्ड, सेक्रेट पैलेस में बहुत सी मशहूर जगहें हैं, हमने तो अभी शुरुआत ही की है। इनके अलावा ब्यूटी पैलेस, यंग गर्ल पैलेस, अलूरिंग पैलेस, इनोसेंट पैलेस और यूनिक सेंट पैलेस भी हैं। उस जमाने में फीमेल वेरिएंट इंसान वहां रहती थी, यहां तक कि हैरी मेन भी थे। वहां जड़े स्टैचू पैलेस भी है जो सुंदरियों की मूर्तियां बनाने के लिए था और उन्हें एंसेस्टर को ऑफर करने के लिए। स्वागत करने वाला गू मास्टर बेचैन था। उसने जिन भी जगहों का जिक्र किया था, अंत तक उसके स्टेटस के हिसाब से पहुंचना मुमकिन नहीं था। वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी क्यूरियोसिटी शांत करना चाहता था। लेकिन फैंग युआन ने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के आखिरी सालों में वो शायद ही कभी मॉर्टल रेल्म में सेक्रेट पैलेस में रहने के लिए जाते थे। वो लॉन्जेविटी हेवन में एकांत में रहते थे। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो बड़ी संख्या में लड़कियां उनके लिए चुनी जाती थी ताकि सेक्रेट पैलेस को भरा जा सके। आखिरी बार जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल सेक्रेट पैलेस में आए थे तो वो इन लड़कियों से नहीं मिले, बल्कि उन्होंने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनवाई और इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के नियम बनाए, इससे पहले कि वो इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। सेक्रेट पैलेस इस तरह इतिहास से ओझल हो गया और वो खूबसूरत लेकिन बेचारी औरतें पिंजरों में कैद चिड़ियों की तरह हो गई। भले ही इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड बहुत बड़ा था, उसमें आज़ादी नहीं थी, वो एक कैदखाना था, भले ही जगह बड़ी थी। आखिर में वो वहां आज्ञाकारी होकर रही और अपनी जिंदगी गुजार दी। वो भाग नहीं सकती थी और किसी में उन्हें बचाने की हिम्मत भी नहीं थी। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की शान और शौकत और बुलंद रोशनी के नीचे अनगिनत औरतें दर्द, नफरत और दुख में दफन हो गई। फैंग युआन की नज़र में सेक्रेट पैलेस की कोई खास वैल्यू नहीं थी। ये बस जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की विरासत थी। कोई भी गू मास्टर यहां अपनी विरासत स्थापित करने की हिम्मत नहीं करता था। जो कीमती रिसोर्सेज उन्होंने पीछे छोड़े वो पिछली पीढ़ियों के गू मास्टर्स पहले ही ले जा चुके थे।
यहां तक कि बाद में आए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को भी कुछ कीमती नहीं मिला। सेक्रेड पैलेस में एक ही कीमती चीज थी जो पूरे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में नहीं, बल्कि सही मायने में नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे कीमती चीज थी। वो थी 8वें लेवल के शिखर पर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग। जैसा कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने सजेस्ट किया था, लॉन्ग हेयर एंसेस्टर द्वारा बनाया गया गू हाउस रैंक 8 का इमॉर्टल गू। लेकिन अभी वक्त नहीं था। 8वें लेवल के शिखर पर पूरी तरह से खाली था। जब 10 साल का बर्फीला तूफान आएगा तभी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग दिखाई देगी। आने वाले दिनों में फैंग युआन ने एकांत में जीवन बिताया, कल्टिवेट करते हुए और ट्रू यांग बिल्डिंग के खुलने का इंतजार करते हुए। अजूर वुल्फ ग्रुप का ख्याल दूसरे लोग रख रहे थे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस दौरान ही लू लैन ने यूज बुलाने के लिए लोग भेजे और उस अपने साथ शामिल करने का इरादा जाहिर किया। हे ट्राइब में शामिल होना और एक एक्सटर्नल एल्डर बनना। इस सजेशन पर फैंग युआन ने कहा कि यूज इस पर विचार करना होगा। भले ही उसने एक प्रभावित एक्सप्रेशन दिखाया, लेकिन वो अपने दिल में इससे जरूर माना कर देता। ह्यूमन स्किन गू यूज वुल्फ किंग का भेस दे सकती थी, लेकिन ये एक मोर्टल गू था। एक इमॉर्टल गू की जांच यूज एक्सपोज कर सकती थी। एक्सटर्नल एल्डर्स की भारतीय नॉर्दर्न प्लेन्स की सुपर फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चाल थी। इस तरह डिमोनिक पाथ के गू इमॉर्टल्स राइचस बन सकते थे और इससे हुआन जिन ट्राइब्स को नॉर्दर्न प्लेन्स को मैनेज करने में बहुत मदद मिलती थी। जिंगजिऊ पीक पर हुई घटना के बारे में ही लू लैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि एक अफवाह फैल रही थी कि वुल्फ किंग बेहद ओवरबेरिंग है। जिंगजिऊ पीक पर उसके कारनामों को घटिया और बुरा बताया जा रहा था। अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को दबाने के लिए करना। बयान बेहद बायस था, लेकिन सुनने में बहुत विश्वसनीय लग रहा था। फैंग युआन अपने दिल में हंसा। कोई साफ तौर पर पर्दे के पीछे से उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा था। ये शायद पनपिंग या सन शीहे हैं जिनके पास ऐसा करने का मोटिव है, या शायद ही लू लन खुद। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए? उस जमाने में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की रेपुटेशन बहुत खराब थी। वो एक डिमोनिक गू मास्टर था जो पूरे रीजन में औरतों के साथ खेलता था। लेकिन अब वो एक आदरणीय इमॉर्टल वेनरेबल था। जब उसने अपना हारिम बढ़ाया तो कितनी औरतों की जिंदगी और खुशियां उसने बर्बाद कर दी। लेकिन अब कोई भी सार्वजनिक रूप से यूएस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। धरती पर किसी को अफवाहों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बुराई भरी झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद करना आसान होता है। लेकिन वहां सब मॉर्टल्स दी दुनिया के कानून अलग थे। व्यक्ति समाज की ताकत से आगे नहीं निकल सकते थे। लेकिन यहां यह अलग था। ये उन कारणों में से एक था जिस वजह से फैंग युआन इस दुनिया से प्यार करता था। आधे महीने बाद सुनहरे आसमान में पानी जैसी लहर उठी। पूरी जमीन कांपने लगी। अचानक से हवा चली और एक चुभने वाली रोशनी सेक्रेड पैलेस के शिखर पर चमकी। ये रोशनी 45 मिनट तक रही और फिर धीरे धीरे बिखर गई। एक टावर उस जगह पर प्रकट हुआ जहां पहले कुछ नहीं था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग। चैप्टर 554। साजिश करना मुश्किल है, जीना कठिन है। ये एक टावर था, एक बाहर के बांस की तरह। ये लंबा और पतला था और सीधा खड़ा था। टावर का आकार धुंधला सा था, जिसमें हर तरह के खूबसूरत रंग दी, जैसे एक टावर के आकार में रंगीन स्याही का एक जिस्म हो जो लगातार हिल रहा था। यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की शुरुआती झलक है, और जब तूफान और बर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स को धकेलेगी और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के सभी छोटे टावर्स जमीन में डूब जाएंगे, तभी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के हर लेवल स्टेबलाइज होंगे। तभी कोई अंदर जाकर एक्सप्लोर कर सकता है। फैंग युआन अपने रेजिडेंस के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और डोम की दिशा में देख रहा था। इस पल सेक्रेड पैलेस में खुशी और हैरानी की चीखें गूंज रही थी। गू मास्टर्स जोश में झूम रहे थे, जबकि कई मॉर्टल्स जमीन पर घुटनों के बाल झुके हुए द जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की शक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पूरी तरह से बन जाएगी, तब भी मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का वंशज नहीं हूं और मेरे पास उनका ब्लड लाइन नहीं है। अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे ही लू लैंड से एक गेस्ट टोकन लेना पड़ेगा। खैर, कोई जल्दी नहीं है। क्या ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसना इतना आसान है? हे लू लैंड को जल्द ही मेरी जैसी बारी मदद की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने अपनी निगाहें हटाई और अपने कमरे में वापस चला गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बैंड हुआ, बाहर से आने वाली खुशी की आवाजें तुरंत हल्की हो गई। फैंग युआन एक सीक्रेट रूम में गया जो खास तौर पर कल्टीवेशन के लिए था और एक कुशन पर सीधा बैठ गया। मेरे दोनों एपर्चर्स अब रैंक 5 के पीक स्टेज पर पहुंच चुके हैं।
एंस्लेवमेंट पाथ के मामले में मेरे पास अजूर वुल्फ ग्रुप है, जबकि स्ट्रेंथ पाथ के मामले में मेरे पास किलर मूव 4 आर्म विंड किंग है। मेरे बैटल एक्सपीरियंस के साथ मिलाकर मैं मॉर्टल्स में पहले से हाई पीक पर हूं। लेकिन एक गू इमॉर्टल से निपटने के लिए फैंग युआन के माथे पर धीरे धीरे सिलवटें आने लगी। वो इमोर्टल और मोर्टल के बीच के विशाल अंतर से अच्छी तरह वाकिफ था। एक मोर्टल का इमोर्टल के खिलाफ जाना आसमान में चढ़ने जैसा मुश्किल था। उसके लिए अभी सबसे अच्छी सिचुएशन ये होगी कि ताई बाई यून शेंग के दिमाग में इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर का रेसिपी पहले से ही हो। नॉर्दर्न प्लेन्स में बाहर फैंग युआन के लिए हमला करना अच्छा नहीं होता, लेकिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में ऐसा करना उसके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। गू का इस्तेमाल करके ताई बाई यून शेंग से रिवर एज बिफोर और माउंटेन एज बिफोर गू लूटना और फिर उसके दिमाग से इमॉर्टल गू रेसिपी लूटना। ऐसे भरपूर कंडीशंस के साथ फैंग युआन शतरंज के खेल से बाहर कूद सकता था और सीधे ताई बाई यून शेंग को मार सकता था, जो अभी तक इमोर्टल नहीं बना था, और फिर तीसरे रिफाइनमेंट अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके लंग या लैंड स्पिरिट से लैंडस्केप एज बिफोर गू रिफाइन करने का अनुरोध कर सकता था। हालांकि ताई बाई यून शेंग एक मोर्टल के पास लैंडस्केप एज बिफोर का इमोर्टल गू रेसिपी होने की संभावना ना के बराबर थी। इसके अलावा उसके पिछले जीवन की धुंधली अफवाहों के अनुसार जब ताई बाई यून शेंग एक गू इमोर्टल बना तो स्वर्ग और पृथ्वी ने प्रतिक्रिया दी और डाउ मार्क्स एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, जिससे डू रैंक 5 गू अपने आप मिलकर रैंक 6 इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर बन गए। फैंग युआन की प्रकृति सावधान थी और वो कभी भी अपनी सारी उम्मीदें एक अनिश्चित भविष्य पर नहीं रखता था। अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो मुझे गू इमॉर्टल ताई बाई यून शेंग से निपटना पड़ेगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं। अजूर वुल्फ ग्रुप और 4 आर्म विंड किंग साफ तौर पर काफी नहीं होंगे। फैंग युआन की ताकत मॉर्टल्स में पहले से हाई पीक पर थी। एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ दोनों के कल्टीवेशन में सबसे बड़ी अनरिजॉल्व्ड इशू होने के बावजूद वो अभी भी रैंक 5 एक्सपर्ट्स के फर्स्ट क्लास में था। अगर सदर्न बॉर्डर से तुलना की जाए तो वो शांग क्लैन के जीनियस क्लैन लीडर शांग यानफी और वू क्लैन लीडर एम्प्रेस वूजी के लेवल पर था। अपने पिछले जीवन के अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए, पुनर्जन्म का फायदा उठाकर और कई खतरे मोल लेकर, कई बार मौत के मुंह से बचकर फैंग युआन ने इतनी तेजी से विकास किया था कि दुनिया हैरान रह जाती। लेकिन इसके बावजूद भी एक गू इमॉर्टल के सामने, भले ही वो एक नया एडवांस गू इमॉर्टल हो, ये ताकत काफी नहीं थी। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए लगभग 3 हाई तरीके हैं। पहला है 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में सबसे शक्तिशाली गू वॉर्म्स या अनोखे तरीके ढूंढना। दूसरा है ताई बाई यून शेंग के खिलाफ चुपके से जितना हो सके इंतजाम करना ताकि जब मुझे सच में हमला करना पड़े तो पूरी तैयारी हो। तीसरा है एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ डुअल कल्टिवेशन की समस्या को हल करना और अपनी बैटल स्ट्रेंथ को और बढ़ाना। फैंग युआन चुपचाप सोचने लगा। वो पूरी तरह से जानता था कि उसने 4 आर्म विंड किंग बनाने में अपने पिछले जीवन की लगभग सारी नींव खर्च कर दी थी। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन में ब्लड पथ में महारत हासिल की थी और एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ्स में सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ आजमाया था। गू इमॉर्टल्स के खिलाफ सोकॉल्ड साजिशें और जाल इतने घटिया थे कि उनका जिक्र करना भी बेकार था और वो भरोसेमंद नहीं थे। फैंग युआन अपने पिछले जीवन में गू इमॉर्टल बन चुका था, इसलिए वो जानता था कि जब एक मॉर्टल एक गू इमॉर्टल में बदलता है तो उसके सिर से पांव तक, अंदर से बाहर तक, वो एक शुद्धिकरण से गुजरता है और यहां तक कि उसकी शक्ल भी बदल जाती है। एक ही चीज जिस पर वो सच में बड़ी उम्मीदें लगा सकता था वो थी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग। दिन बीतते गए, आसमान में सुनहरी और चांदी की रोशनी एक दूसरे के बीच बदलती रही। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग अभी भी धीरे धीरे बन रही थी, उसकी सूर्यास्त जैसी रंगत धीरे धीरे उठ रही थी और सैक्रेड पैलेस के ज्यादातर हिस्से को अपनी रोशनी में ढक रही थी। ठंडी हवा इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में चली जिसमें पंछी गा रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। लेकिन बाहर की दुनिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में 1 महीने से ज्यादा समय से बर्फ पड़ रही थी। बर्फीला तूफान पूरे जोर से नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल रहा था जिसमें हड्डियां ठिठुरा देने वाली ठंडी हवा और बर्फ थी। आसमान और जमीन दोनों ही सफेद रंग के और धुंध ने दृष्टि को ढक लिया था। पेड़ पहले ही मरने लगे थे और बर्फ के स्तंभों में जम गए थे। टिलों और पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी परतें चढ़ गई थी और घाटियों में बड़े बड़े ढेर बन गए थे। जानवरों के झुंड बड़ी संख्या में मर गए और यहां तक कि मजबूत जीवन शक्ति वाली घास भी बर्फ में जम गई थी। अगर कोई थूक भी था तो थूक तुरंत बर्फ बन जाता था। लेकिन ऊपर वाले ने कभी सारे रास्ते बैंड नहीं किए, किसी ना किसी तरह हमेशा एक उम्मीद की किरण बाकी रहती थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के हर क्षेत्र में कबीलों के अवशेष थे, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े,
और जियोग्राफिकली फायदेमंद जगहों जैसे गर्म तालाब घाटी पर निर्भर होकर वो हवा और बर्फ का सामना करने में सक्षम थे और बर्फीले तूफान में जीवित रह पाते थे। होंगयान घाटी पर कब्जा करने वाला मन ट्राइब उनमें से एक था। हॉल ऑफ अफेयर्स। एल्डर्स दो पंक्तियों में विभाजित थे और मन ट्राइब का लीडर मुख्य आसान पर ऊंचा बैठा था। रैंक 3 का एक्सटर्नल एल्डर शिवू जमीन पर घुटनों के बाल झुका। लॉर्ड ट्राइब लीडर, मैं माफी मांगने के लिए सामने आया हूं। ओ, तुम्हारी क्या गलती है? मंतू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। लॉर्ड ट्राइब लीडर को रिपोर्ट कर रहा हूं, मेन स्पिरिट स्प्रिंग डा की देखभाल के लिए जिम्मेदार था, लेकिन कल अचानक वो जम गया और सूख गया, अब वो बर्बाद हो गया है। शिवू ने सम्मान से जवाब दिया। ही, कोई बात नहीं। मंतू ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। असल में यूज ये खबर पहले से ही पता थी। एल्डर शिवू, उठो, अभी 10 साल की आफत चल रही है, हर स्पिरिट स्प्रिंग के अचानक जमने और सूखने का चांस है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लॉर्ड ट्राइब लीडर की दया अनंत है, मैं शर्मिंदा हूं। शिवू की आंख में आंसू आ गए और उसने मन ही मन आ भरी। उसका सरनेम शी था और वो मन ट्राइब के लिए आधा बारी था। भले ही उसने मन ट्राइब में शादी की थी, लेकिन उस अभी भी अलग रखा जाता था। जिस स्पिरिट स्प्रिंग की जिम्मेदारी यूज दी गई थी, उसमें एक समस्या आ गई। ये मामला बड़ा या छोटा हो सकता था। खुशकिस्मती से इस पीढ़ी का मन ट्राइब लीडर खुले दिमाग का था और उसने इसकी जांच नहीं की। हालांकि स्पिरिट स्प्रिंग से जुड़ी कोई भी बात कबीले के लिए बड़ी बात है। मैन डुओ, अब हमारे पास कितने स्पिरिट स्प्रिंग्स बचे हैं? मंतू के माथे पर हल्की सिलवटें आ गई जब उसने पूछा। मैन डुओ मैंतू का तीसरा बेटा था, पतला और छोटे कद का लेकिन चतुर और चालाक था, और अब तक कबीले के आंतरिक मामलों को संभालने में मंतू की मदद कर रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया, लॉर्ड फादर, होंगयान घाटी में अभी भी 7 स्पिरिट स्प्रिंग्स हैं जो ए, बी, सी, ए, एफ, ग और ह से चिन्हित हैं। उनमें से ग और ह स्पिरिट स्प्रिंग्स पहले ही सूखने के करीब हैं और 1 महीने से भी कम चलेंगे। ठीक है, मंतू ने सर हिलाया, मतलब 1 महीने बाद हमारे पास सिर्फ 5 स्पिरिट स्प्रिंग्स होंगे। एल्डर्स, आप क्या सोचते हैं? लॉर्ड ट्राइब लीडर, इस चीज से निपटना बहुत मुश्किल है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, इंसानों के लिए स्थिति को उल्टना लगभग असंभव है। हम गू मास्टर्स को दिए जाने वाले प्राइमेवल स्टोन्स में कटौती कर सकते हैं। होंगयान घाटी के 8 स्पिरिट स्प्रिंग्स हमारे कबीले ने इन 10 सालों में बड़ी मेहनत से जमा किए हैं। इस साल हमारे कबीले की स्थिति पिछले कई बार से बहुत बेहतर है। ये सब लॉर्ड ट्राइब लीडर के समझदारी भरे मार्गदर्शन की वजह से है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे कबीले बहुत बुरी हालत में हैं। अगर सारे स्पिरिट स्प्रिंग्स सूख भी जाते हैं तो भी ज्यादा समस्या नहीं होगी। इस 10 साल की बर्फीली आपदा के गुजरने का इंतजार करें और यूएस समय नए स्पिरिट स्प्रिंग्स एक के बाद एक उभरेंगे, जब अत्यधिक कष्ट के बाद किस्मत जागेगी। एल्डर्स ने एक के बाद एक अपने विचार व्यक्त किए। मंतू ने शांति से उन्हें सुना और सर हिलाया। स्पिरिट स्प्रिंग्स एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के लिए प्राइमेवल स्टोन्स के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। बर्फीला तूफान अभी शुरू हुआ है, जल्द हाई स्नो मॉन्स्टर्स घूमने लगेंगे। होंगयान घाटी की मुख्य रक्षा अभी भी गू मास्टर्स पर निर्भर करेगी। वो रुका और फिर बड़बड़ाया, चलो ऐसा करते हैं, कबीले के गोदाम से एक स्प्रिंग एग गू निकालो और उस लगा दो। इस नए स्पिरिट स्प्रिंग का नाम द रखा जाएगा। लॉर्ड ट्राइब लीडर, स्प्रिंग एग गू एक रैंक 5 गू है। एक एल्डर ने दिल में दर्द के साथ आपत्ति जताई। मंतू ने अपनी भुएं उठाई, तो क्या हुआ अगर ये रैंक 5 गू है? तुम सब जानते हो कि सिर्फ एक स्पिरिट स्प्रिंग के प्राइमेवल स्टोन्स के सप्लाई से हमारे कबीले के गू मास्टर्स लगातार आगे बढ़ सकते हैं। वो तभी अपनी ताकत बचा सकते हैं और स्नो मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। जब तक हमारे गू मास्टर्स का बड़ा नुकसान नहीं होता, हमारा कबीला अपनी ताकत बचा सकता है। और जब बर्फीला तूफान गुजर जाएगा और बाहर आएगी, तब हमारे कबीले के लिए अपनी एम्बिशंस को पूरा करने का समय होगा। अपनी एम्बिशंस को पूरा करना। एल्डर्स की एक इन शब्दों पर चमक उठी। मंतू ने कबीले के विकास में अपनी पूरी कोशिश की थी और उसके नेतृत्व में मैन ट्राइब इन सालों में लगातार विस्तार कर चुका था और कई छोटे कबीलों को निगल चुका था। ए फ्लैट मैन ट्राइब होंगयान घाटी पर कब्जा किए हुए था। उस पहले से ही एक क्षेत्र का शासक कहा जा सकता था, लेकिन उसके शब्दों से हर कोई सुन सकता था कि ये मैन ट्राइब लीडर अभी भी आगे बढ़ना चाहता था। वर्तमान मन ट्राइब अभी भी उसकी एम्बिशंस को पूरा करने में सक्षम नहीं था। जिस एल्डर ने आपत्ति जताई थी, उसने तुरंत माफी मांगी। लॉर्ड ट्राइब लीडर बुद्धिमान और दृढ़ हैं, मेन ट्राइब लीडर के आदेश पर अपनी जान देने के लिए तैयार हूं।
हम ट्राइब लीडर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जल्द ही दूसरे एल्डर्स ने एक साथ कहा, सबको अपने साथ लेकर हम सर्वोच्चता की तलाश कर सकते हैं। मंतु जोर से हंसा, फिर उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया और उसने आदेश दिया, एल्डर शिवू नए स्पिरिट स्प्रिंग डी का इंचार्ज होगा। वहां मौजूद सभी ने शिवू को ईर्ष्या से देखा। एक स्पिरिट स्प्रिंग की देखभाल करना एक फायदेमंद काम था। शिवू इस बार सच में प्रभावित हुआ। उसकी ईल लाल हो गई जब उसने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं कि ट्राइब लीडर ने मुझ पर विश्वास किया। मैं कबीले को इसका कर्ज चुकाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चर्चा थोड़ी देर और चली और फिर सब चले गए। शिवू नहीं गया, बल्कि मंडुओं के पीछे कबीले के गोदाम तक गया और एक स्प्रिंग एग गू लाया। यह स्प्रिंग एग गू है। शिवू ने गू को अपने हाथ में पकड़ा और अजीब तरह से उस देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गया और फिर उसने मंडुओं के सामने झुककर कहा, थर्ड यंग मास्टर, कृपया मुझे इस गू को एक्टिवेट करने का तरीका बताएं। मैंडुओ ने शिवू को परिस्थितियों के अनुसार ढलते हुए देखकर मुस्कुराया, मैं आपको सलाह देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह स्प्रिंग एग गू एक रैंक 5 गू है और इसमें प्राइमेवल एसेंस की बहुत ज्यादा मांग होती है। यहां तक कि एक रैंक 5 मिडिल स्टेज गू मास्टर भी इसे एक बार में एक्टिवेट नहीं कर सकता। एल्डर शिवू, आपके पास रैंक 3 कल्टिवेशन है और इसलिए आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए लास्टिंग गू और कंटिन्यूइंग गू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह स्पिरिट स्प्रिंग को लगाने में आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। एल्डर, आप चिंता ना करें, मैं इस दौरान आपकी मदद करूंगा। मैं थर्ड यंग मास्टर का बहुत आभारी हूं। शिवू ने तुरंत अपना धन्यवाद व्यक्त किया। चैप्टर 555, नाचते बर्फ के पंजे। बिल्डिंग का आगमन स्पिरिट स्प्रिंग बनाने की जगह पहले ही तय कर ली गई थी। शिवू स्प्रिंग एग गू लेकर मंडुओं के साथ गया। तैयारियां करने के बाद उसने अपने प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करना शुरू किया और यूस लास्टिंग गू और कंटिन्यूइंग गू में भेजा, फिर यूस स्प्रिंग एग गू में इंजेक्ट किया। स्प्रिंग एग गू हवा में तैर रहा था, प्राइमेवल एसेंस को सोखते हुए धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। अगले 18 दिनों तक शिवू दिन में 3 घंटे सोया, जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने एक्सक्रीशन को निपटाया। भले ही ये मुश्किल था, लेकिन असर दिख रहा था। जैसे जैसे वो प्राइमेवल एसेंस इंजेक्ट करता गया, स्प्रिंग एग गू एक शानदार रोशनी से चमक रहा था। इन दिनों मंडुओ फिर से जांच करने आया और ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। स्प्रिंग एग गू पर हल्की दरारें आ चुकी हैं, एक बार ये टूट गया, हम सफल हो जाएंगे। एल्डर शिवू के लिए ये बहुत मुश्किल रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवू ने गू रिफाइन करते हुए विनम्रता से जवाब दिया। वो मानसिक रूप से थक चुका था, उसका शरीर पतला हो गया था। अपने कल्टीवेशन के साथ जबरदस्ती एक रैंक 5 गू को एक्टिवेट करना बहुत थका देने वाला काम था। लेकिन अगर वो सफल हो जाता तो ये कबीले के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होती। मैंडुओ ने आगे कहा, इस एल्डर मीटिंग के दौरान लॉर्ड फादर ने इसका खास जिक्र किया था। लॉर्ड शिवू की कड़ी मेहनत सबकी इल्म में साफ दिख रही है। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो हम यूज पूरा करने की कोशिश करेंगे। शिवू बेहद आभारी था। मैं शर्मिंदा हूं, लॉर्ड ट्राइब लीडर की देखभाल के साथ मैं कैसे और ज्यादा मांग सकता हूं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। ओह, कृपया बोलिए। यंग मास्टर मैंडुओ, मुझे लगता है कि होंगयान घाटी इन दिनों ठंडी होती जा रही है। आसपास के पेड़ पौधे और जानवर जमकर मर रहे हैं। मैंडुओ का चेहरा बिगड़ गया। होंगयान घाटी सच में एक समस्या का सामना कर रही थी। इसका जिक्र पिछली कुछ कबीले की मीटिंग्स में किया गया था। नतीजा ये था कि होंगयान घाटी को सपोर्ट करने वाला जमीन के नीचे का मैग्मा अनजान कारणों से कम हो गया था। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड से अलग था। पिछली मीटिंग में ट्राइब लीडर मैंतु गुस्से से आग बबूला हो गए थे, सबसे एक हाल सोचने के लिए कह रहे थे। साथ ही उन्हें इस मामले को छिपाना था ताकि लोगों का मनोबल ना गिरे। एल्डर शिवू स्पिरिट स्प्रिंग रिफाइन करने के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। मुझे उन्हें ये बुरी खबर नहीं बतानी चाहिए, वरना उनका दिमाग भटक जाएगा और ये जरूरी काम बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचते हुए मंडुओ ने झूठ बोला और शिवू को तसल्ली दी। शिवू को कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। वो बोलने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो चिल्लाया, अरे नहीं, यह तो फ्लाइंग हैंड स्नो है। मैंडुओ ने मुड़कर देखा और चूक गया। होंगयान घाटी में फ्लाइंग हैंड स्नो कैसे हो सकता है? तभी देखा कि आसमान में तेज हवाएं चल रही थी और हथेली के साइज के बर्फ के टुकड़े रैंक 5 गू का ऑरा लिए धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। अरे नहीं, जल्दी आओ और स्प्रिंग एग गू को बचाओ। मैंडुओ ने चिल्लाकर पास के गू मास्टर्स को बुलाया। लेकिन बर्फीला तूफान बहुत शक्तिशाली था। हवा चाकू की तरह काट रही थी और आसमान और जमीन की ताकत नीचे उतर रही थी।
थोड़ी देर तक सामना करने के बाद सब लोग कमजोर पड़ने लगे। स्नो मॉन्स्टर्स आ गए। मुसीबत अकेले नहीं आती, बर्फीला तूफान जमा हुआ और एक CHEH मीटर ऊंचे स्नो मॉन्स्टर में बदल गया। गू मास्टर्स का डिफेंस आसानी से टूट गया। आसमान में बड़ी संख्या में फ्लाइंग हैंड स्नो एक विशाल हथेली में जमा हो गए। सबके गुस्से और बेबसी से भरी नजरों के सामने उस विशाल बर्फ के हाथ ने हवा में स्प्रिंग एग गू को पकड़ा और निचोड़ दिया। क्रैक! एक हल्की सी आवाज के साथ बर्फ का हाथ टूटकर बिखर गया। बर्फ के टुकड़े जमीन पर गिरे। रैंक 5 का स्प्रिंग एग गू जो अंदर था वो गायब हो चुका था। चांदी की रोशनी एक कोहरे की तरह इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड पर धीरे धीरे बरस रही थी। हाउ हाउ! अजूर वुल्फ का झुंड जमीन पर दौड़ रहा था। कुछ हवा में दौड़ रहे थे जबकि दूसरे अपने पंजों से दौड़ रहे थे। भले हाई सेक्रेड पैलेस में गू मास्टर्स उन्हें खाना खिला रहे थे, इन भेड़ियों को अभी भी आजादी की चाह थी। वो आसमान में घूमने वाले खतरनाक जानवर बनना चाहते थे, ना कि पिंजरे में कैद चिड़ियां। उनके मालिक के तौर पर फैंग युआन ने उन्हें अपनी मर्जी करने दी। वो खुद अपने बाज के पंख फैलाकर हवा में उड़ रहा था, नीचे जमीन को देखते हुए। ये दी क्यू की विरासत थी। मिट्टी में रोशनी 1,00,000 फीट ऊंची चमके, आसमान में सोली तक तैरे, प्लम की खुशबू वाली बर्फ की प्रशंसा करे। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? फैंग युआन सोच में पड़ गया। वो हर कुछ दिनों में विरासत की जगह को एक्सप्लोर करने आता था। उसका मन कह रहा था कि यदि क्यू विरासत साधारण नहीं थी, इसलिए जब भी वो बाहर जाता वो अपने भेड़ियों को टहलने का बहाना बनाता, उन्हें ट्रेन करने और अपने मैनिपुलेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता था। फैंग युआन अब एक ऊंचे OHDE वाला आदमी था, सिर्फ ही लूलैंड से नीचे। उसकी हर हरकत पर सबकी नजर थी। वो पहले की तरह अदृश्य नहीं था। इस बार उसको कोई सुराग नहीं मिला और शक से बचने के लिए उस फिलहाल जाना पड़ा। भले ही वो अब अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके इस पूरे एरिया पर कब्जा कर सकता था, फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया। अगर इस विरासत की वैल्यू बहुत ज्यादा होती तो भले ही उसके पास बहुत ताकत थी, दूसरे लोग उससे टक्कर लेते। उसके पास हुआंग जिन ब्लड लाइन नहीं था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसने के लिए यूज हे लूलन के गेस्ट टोकन की जरूरत थी। हालांकि वो इस एरिया की जांच के लिए लोग भेजता रहता था। वजह जाहिर सी थी, अजूर वुल्फ ग्रुप। जब भी वो अजूर वुल्फ ग्रुप के साथ शिकार पर जाता एक रास्ता होता था। निकलने से पहले वो गू मास्टर्स को अपने लिए रास्ता जांचने भेजता और यूएस रास्ते पर जाता जहां सबसे ज्यादा शिकार होता। हर बार चुनने के लिए 5 से 6 रास्ते होते, लेकिन हर एक DQ विरासत के पास होता। हर काम को बिना किसी गलती के करना था। फैंग युआन ने अपने प्लान किए गए रास्ते पर चलना जारी रखा और अजूर वुल्फ ग्रुप के साथ शिकार करता रहा। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर बहुत सारे जानवर और रिसोर्सेज थे। खासकर छोटे टावर्स के पास कीड़ों के झुंड और अनगिनत जंगली गू थे। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग ऐसी चीज थी जिसमें सिर्फ कुछ हाईगू मास्टर्स घुसने का मौका पाते थे। ज्यादातर गू मास्टर्स इस विशाल ब्लेस्ड लैंड में घूमते, जंगली गू को काबू करते या विरासत ढूंढते। फैंग युआन ने रास्ते पर चलते हुए कई गू मास्टर्स को देखा। DQ विरासत के पास के एरिया में जाहिर है कई गू मास्टर्स गुजर रहे थे। फैंग युआन को डर नहीं था कि DQ पहाड़ कोई ले लेगा। असल में वो उम्मीद कर रहा था कि कोई उस ढूंढ ले और ट्रिगर कर दे। तब तक उस खबर मिल जाती और वो आसानी से हमला कर सकता था। आखिरकार उसने पहले हाइजिंग जियो पीक पर एक विरासत छीनने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। रंबल रंबल, जमीन से कुछ जोर की आवाजें आ रही थी। फैंग युआन अजूर मिरियड वुल्फ किंग पर सवार था और नीचे देखा, एक छोटा टावर तेज रोशनी से चमक रहा था, धीरे धीरे जमीन में डूबता हुआ। फैंग युआन हैरान नहीं हुआ। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के धीरे धीरे प्रकट होने के प्रोसेस में इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के छोटे टावर्स धीरे धीरे जमीन में डूब जाते। ये छोटे टावर्स घोंसलों की तरह थे जो पिछले 10 सालों में उगे सभी जंगली गू से भरे हुए थे। कई लोगों ने अंदाजा लगाया, इन छोटे टावर्स में मौजूद जंगली गू 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाने के लिए एनर्जी सोर्स थे। एक तरह से ये छोटे टावर्स 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का हाई एक हिस्सा थे। इस अंदाजे को कभी कंफर्मेशन नहीं मिला। जो गू इमॉर्टल्स इसकी पुष्टि कर सकते थे वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल नहीं हो सकते थे, और जो मॉर्टल्स दाखिल हो सकते थे वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सामने बहुत कमजोर थे, वो इसे समझ नहीं सकते थे। लेकिन फैंग युआन एक एक्सेप्शन था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का डिजाइन कमाल का है, ये सच में स्वर्ग की रचना है। ये छोटे टावर्स वाकई में ट्रू यांग बिल्डिंग का हिस्सा हैं।
फैंग युआन इस मामले में दूसरे गु इमॉर्टल से कहीं ज्यादा जानकार था, क्योंकि उसके पास 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बारे में सबसे पूरी जानकारी थी। इस जानकारी का सोर्स लैंग या लैंड स्पिरिट था। उसके जीवन में लैंड स्पिरिट रैंक 8 का गु इमॉर्टल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर था जिसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाई थी। रुको। फैंग युआन का शरीर कांप गया, उसके दिल में एक चमक आई जिसने उसके दिल के सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया। इस पल उस आखिरकार दिक्यू की अजीब बात पता चल गई। दिक्यू के पास कोई छोटा टावर नहीं था। हाँ, बात यही है। फैंग युआन की ईर्ष्या चमक से भर गई। पिछली कुछ बार जब वो अजूर वुल्व्स को शिकार पर लाया था तो वो या तो दिक्यू के पास आसमान में था या उसके पास जमीन पर। फ्लैट जब उसने याद किया तो यूज दिक्यू की अनोखी बात समझ में आई। लॉजिक के हिसाब से हर 8 ली पर एक छोटा टावर होना चाहिए और हर छोटा टावर नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजन से कॉरस्पॉन्ड करता है, लेकिन दिक्यू के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचते ही फैंग युआन उत्तेजित हो गया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी। इस सुराग पर चलते हुए वो दिक्यू विरासत के रहस्य को सुलझा सकता था। लेकिन फैंग युआन वापस नहीं मुड़ा। इस तरह उत्तेजित होकर दौड़ना शक पैदा करने जैसा था। उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं को काबू किया और अपने तैयार किए गए रास्ते पर चलता रहा। अजूर वुल्व्स सेक्रेट पैलेस से निकले और एक चक्कर लगाकर वापस आ गए। सेक्रेट पैलेस एक पहाड़ की चोटी जैसा था। उसकी चोटी पर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग अभी भी नर्चर हो रही थी। उससे निकलने वाली अरोरा पूरे सेक्रेट पैलेस को ढक रही थी। विशाल और सुंदर सेक्रेट पैलेस एक रहस्यमय और शक्तिशाली ऑरा में लिप्त हुआ था। फैंग युआन हर 6 या 7 दिन में अजूर वुल्फ ग्रुप के साथ शिकार पर जाता था, लेकिन प्लान्स हालात के साथ नहीं चल सकते। 3 दिन बाद ऑरोरा एक जगह जमा हो गई और आकर लेने लगी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की पहली मंजिल बन गई। ये एक खुशी की खबर थी जिससे सेक्रेट पैलेस में हलचल मच गई। एकदम से सबका हॉट टॉपिक यही बिल्डिंग बन गई। ऑफ कोर्स ज्यादातर गु मास्टर्स सिर्फ देख सकते थे। हे लुलैन उत्साह से अंदर गया। कुछ घंटों बाद वो एक बुरी हालत में वापस लौटा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसके घाव हल्के नहीं थे, लेकिन वो उसकी एनु में छुपे शौक को छिपा नहीं सके। दूसरी कोशिश में वो अपने साथ कई ही ट्राइब के गु मास्टर्स को ले गया। हे ट्राइब के लोगों में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का खून था। वो बिना किसी रोक टोक के ट्रू यांग बिल्डिंग में आ जा सकते थे। ऐसे समय में कबीले के लोग सबसे भरोसेमंद होते हैं। जो चीज अकेले ही निगली जा सकती है उस बहरवालों के साथ बांटने की क्या जरूरत। जब ही लुलैन वापस आया वो बेहद थका हुआ लग रहा था। जो गु मास्टर्स अंदर गए थे उनमें से सिर्फ 60% ही वापस आए। इसके बाद हर तरह की अफवाहें और जानकारियां फैलने लगी। सब ट्रू यांग बिल्डिंग के बारे में थी। कुछ ने कहा कि ट्रू यांग बिल्डिंग स्वर्ग का काम है, ये शानदार है। कुछ ने कहा कि इसे एक्सप्लोर करना मुश्किल है, हर कदम खतरनाक है। कुछ ने कहा कि इसे पार करने का इनाम बहुत आकर्षक है। फ्लैट तक सबके मन में लालच आ चुका था। चैप्टर 556, यह तो एक गु इमॉर्टल की विरासत निकली। बम। हे लुलैन ने अपना पैर उठाया और अपने कबीले के सदस्य ही ची शेंग को जमीन पर लात मार दी। निकम्मी चीज, काले मोटे ने गाली दी। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थी जब उसने एक क्रूर और वैशी नजर दिखाई। हॉल में सन्नाटा था। सभी ही ट्राइब के गु मास्टर्स एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हे लुलन को ब्लैक टायरेंट कहा जाता था। ये उसके मशहूर क्रूर और जालिम स्वभाव के कारण था। खासकर जब यूज 54th राउंड ने CHEH बार रोक दिया तो उसका गुस्सा बारूद के ढेर की तरह भड़क उठा। लॉर्ड ट्राइब लीडर, ये मेरी नाकामयाबी थी। मैं मौत का हकदार हूं। हे ची शेंग जमीन पर फैला हुआ माफी मांगते हुए गिड़गिड़ा रहा था। बेवकूफ, हमारे ही ट्राइब में ऐसा निकम्मा बेवकूफ क्यों है। हे लुलैन ने दांत पीसे हे ची शेंग को कई बार लात मारी। जब उसने देखा कि लाठों से उसके मुंह से खून निकलने लगा है तो हे लुलैन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। आसपास के एल्डर्स चुप एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पिछली बार जिन एल्डर्स ने हे ची शेंग के लिए सिफारिश की थी उन्हें ही लुलैन ने इतना मारा था कि उन्हें गंभीर चोटें आई थी। वो अभी भी बिस्तर पर थे। हे लुलैन का गुस्सा इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के दौरान थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब जब वो ब्लेस्ड लैंड में थे तो उसका खराब गुस्सा और क्रूर स्वभाव पूरी तरह से वापस आ गया था। तुम सब भी बेवकूफ हो, निकम्मे कचरे। तुम सब यहां खड़े क्यों हो? बोलो, मुझे 54th राउंड को पार करने का कोई अच्छा तरीका बताओ, वरना मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। कबीला निकम्मे लोगों को नहीं पालता। मैंने तुम्हें प्राइमेवल स्टोन्स दिए, मैंने तुम्हें एक आलिशान जिंदगी दी, तुम्हारा स्टेटस बढ़ाया। ये सब किस लिए था?
ए फ्लैट, अपना फर्ज निभाने का वक्त है। हे लूलैंड चिल्लाया, उसकी आवाज की ताकत से खिड़कियां कांप रही थी। एल्डर्स मन ही मन ठंडी सांस ले रहे थे। वो मुरझाए हुए बैंगन की तरह थे, अपना सर झुकाए और अपनी इल्म से इशारों में बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। हे लूलैंड ने घूर कर इधर उधर देखा, अपनी नजर एल्डर हे पेई पर टिकी। सबसे वरिष्ठ और अनुभवी फर्स्ट एल्डर हे पेई ने अपने दांत पीसे और बाहर निकला, सम्मान में झुकते हुए। लॉर्ड, जैसा मैं देख रहा हूं, यह 54th राउंड इंस्लेवमेंट पाथ का टेस्ट है। ये बहुत मुश्किल है और मास्टर लेवल इंस्लेवमेंट अटेनमेंट के बिना इसे पार नहीं किया जा सकता। भले हाई एल्डर हे ची शेंग एक इंस्लेवमेंट पाथ गु मास्टर है जिसे हमने तैयार किया है, वो मास्टर नहीं है। इस राउंड को पार करने के लिए हमें लॉर्ड वुल्फ किंग की ताकत की जरूरत पड़ेगी। HMPH, तुम मुझे बाहरी मदद लेने के लिए कह रहे हो? तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया हम ही ट्राइब को एक मजाक के रूप में देखे, एक कमजोर के रूप में जिसे बाहरी तकवीयत की जरूरत है? हे लूलैंड की निगाहें क्रूरता से भरी हुई थी जब वो तेजी से चिल्लाया। हे पेई का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने गहराई से झुककर जवाब दिया, लॉर्ड ट्राइब लीडर शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं, आप एक अद्भुत नेता हैं, इंपीरियल कोर्ट के लॉर्ड। आपकी मौजूदगी में जो भी ये सोचने की हिम्मत करेगा कि ही ट्राइब निकम्मा है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ये ठीक से बाहरी तकवीयत नहीं है। यह वुल्फ किंग चैंग शन यिन अलायंस आर्मी का हिस्सा है, वो आपका सबऑर्डिनेट है। इसके लिए उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल स्वाभाविक है। मुझे यकीन है कि चांग शन यिन लॉर्ड का बहुत आभारी होगा। आखिरकार वो एक बारी है, लेकिन यूज ट्रू यांग बिल्डिंग में प्रवेश करने का मौका दिया गया है, ये उसका सबसे बड़ा सम्मान है। हे लूलैंड ने यह सुना और उसका गुस्से वाला चेहरा नरम हो गया। एल्डर्स ने यह देखा तो उन्होंने मन ही मन हे पेई की बोलने की काला की तारीफ की। वो सच में फर्स्ट एल्डर बनने के लायक था। हे लूलैंड धीरे धीरे चला, वो बहुत गुस्से में था। इस समय उसके पास 2 गेस्ट टोकन्स वो 12th और 46th राउंड से इनाम के रूप में ट्रू यांग बिल्डिंग से माइल थे। ऐसा नहीं था कि वो टोकन्स बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बार उसने वुल्फ किंग को बुला लिया तो 54th राउंड क्लियर करने का इनाम चांग शन यिन को चला जाएगा। अगर ये उसके कबीले के लोग होते तो हे लूलैंड ट्राइब लीडर के अधिकार का इस्तेमाल करके सारे इनाम अपने कर सकता था, लेकिन नियमों के अनुसार ये इनाम रिइंफोर्समेंट को दिए जाने चाहिए। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में इनाम असाधारण यहां तक कि ही लूलैंड भी उनसे गहरा प्रभावित था। चाहे वो गू रेसिपीज हो, गू वॉर्म्स हो या कुछ और, हर चीज एक गू मास्टर को एक साधारण बैकग्राउंड के बावजूद उभरने का मौका दे सकती थी। हे लूलैंड ने कुछ कदम चले, हल्की सी सांस छोड़ते हुए। वो जानता था कि ही ची शेंग को मजबूर करने का कोई फायदा नहीं था। हे ट्राइब ने 3 इंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को तैयार किया था, एक इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में मर गया था, जबकि ही ची शेंग बचे हुए 2 में से ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन वो एक इंस्लेवमेंट मास्टर नहीं था। किसी भी मास्टर को पर्याप्त प्रतिभा की जरूरत होती है, ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे ढेर सारे रिसोर्सेज से पैदा किया जा सके। हे लूलैंड ने चलना बैंड किया, हीशु कहाँ है? सबऑर्डिनेट यहां है। हेशु हॉल के बाहर खड़ा था, वो ही लूलैंड का पर्सनल गू मास्टर अटेंडेंट था। ही लूलैंड की पुकार सुनकर वो सलाम करने अंदर आया। जाकर वुल्फ किंग को यहां बुलाओ, हे लूलैंड ने हिदायत दी। ये सुनकर हॉल में मौजूद एल्डर्स ने राहत की सांस ली। जमीन पर लेटा हुआ हे ची शेंग ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया, ये बुरा सपना खत्म हो गया था। जी लॉर्ड ट्राइब लीडर। हेशु अपने ऑर्डर्स मिलने के बाद चला गया। बम। हे लूलैंड ने हे ची शेंग को फिर से लात मारी, तू कचरा, अभी तक यहां क्यों लेता है? तू चाहता है कि चांग शन यिन यहां आकर देखे कि हमारा ही ट्राइब कितना लाचार है? लॉर्ड मेन गलत था। हे ची शेंग ने जल्दी से माफी मांगी। दफा हो जा और अपने जख्म भर। हे लूलैंड चिल्लाया। जी लॉर्ड। हे ची शेंग उठने की कोशिश करने लगा, लड़खड़ाते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद हीशु एक माफी मांगने वाले चेहरे के साथ वापस आया। लॉर्ड ट्राइब लीडर, लॉर्ड वुल्फ किंग सेक्रेड पैलेस में नहीं हैं, वो अपने भेड़ियों को खिलाने के लिए बाहर गए हैं। क्या? हे लूलैंड की आवाज ऊंची हो गई, उसकी भुएं उठ गई जब उसका शांत चेहरा फिर से गुस्से में आ गया। एल्डर्स डर गए। फर्स्ट एल्डर हे पेई ने हीशु पर इल्जाम लगाया, तू जूनियर, तुझे अपना काम करना नहीं आता। भले हाई वुल्फ किंग आसपास नहीं था, तू खाली हाथ कैसे लौट सकता है? क्या तू एक चिट्ठी नहीं भेजे सकता था और अपना इरादा बता सकता था कि वुल्फ किंग तुरंत रेंगते हुए वापस आ जाए? लॉर्ड, ये मेरी गलती नहीं थी। हेशु ने मासूमियत से चिल्लाया, मैंने पहले ही एक चिट्ठी भेजे दी थी, लेकिन वुल्फ किंग ने जवाब दे दिया है। उसने कहा कि वो अपने भेड़ियों को शिकार पर ले जा रहा है,
ये एक आदत है और वो इसे बीच में नहीं तोड़ना चाहता। वो चाहता है कि हम इंतजार करें। अगर हम इंतजार नहीं कर सकते तो हम टांग मियाओ मिंग और दूसरों को बुला सकते हैं। एक पाल में सब हैरान रह गए। फर्स्ट एल्डर हे पेई ने अपनी अण चौड़ी करके देखा। उस विश्वास नहीं हुआ। कोई इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? क्या उसने सच में ऐसा कहा? मेरे पास पक्का सबूत है। लॉर्ड ट्राइब लीडर, ये वो लेटर गू है जो वुल्फ किंग चैंग शन यिन ने वापस भेजा है। हे शू ने कहा, एक स्टार लेटर गू हे लू लन को देते हुए। ये एक स्टार पाथ गू था। ये रैंक 4 का था और सबसे तेजी से जवाब देता था। लेकिन यह हवा में उड़ते हुए चमकता था। ये काफी हलचल मचाता था और इसे रोकना आसान था। ऑफ कोर्स, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में ऐसी कोई चिंता नहीं थी। हे लू लैन का दिमाग स्टार लेटर गू में घुसा और वो लगातार मुस्कुराने लगा। इस वुल्फ किंग का स्वभाव अच्छा है। वो अपनी इच्छाओं को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। लॉर्ड, वुल्फ किंग एक अहंकारी अकेला है, ये सब जानते हैं। जैसा मैं देख रहा हूं, वो पहले ही चुपके से हंस रहा है, लेकिन एक नाटक करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट एल्डर हे पेई ने विश्लेषण किया, जबकि दूसरे एल्डर्स ने सहमति में सर हिलाया। HMPH, बिल्कुल वो घमंडी हो रहा है। वो एक एंस्लेवमेंट मास्टर है और एक फ्लाइंग मास्टर भी। अगर तुम लोग मास्टर्स होते तो क्या हमें एक बाहरी से मदद मांगनी पड़ती? हे लू लैन ने चिल्लाया, जिससे एल्डर्स चुप हो गए और कुछ एल्डर्स ने अपना सर और भी झुका लिया। सच कहूं तो फैंग युआन सच में ट्रू यांग बिल्डिंग पर अपना ध्यान नहीं दे रहा था। उसने नीचे दी क्यू को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। यहां सच में कोई छोटा टावर नहीं है। जमीन के हिसाब से इस एरिया में एक छोटा टावर होना चाहिए, ठीक दी क्यू के ऊपर, लेकिन अब ये बस एक काला अंधेरा गड्ढा है। प्रभावशाली। जिस गू मास्टर ने इस विरासत को बनाया है वो बहुत प्रभावशाली है। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में हर 8 ली के अंतर पर एक छोटा टावर था। असल में वो सब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का हिस्सा थे। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग एक इमॉर्टल गू हाउस था जिसे लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने उस जमाने में रिफाइन किया था। ये रैंक 8 तक का था। इसके बाद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की तैयारियों के बाद यह नॉर्दर्न प्लेन्स का आईना बन गया। छोटे टावर्स पूरे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में फैले हुए थे। वो हर जगह देखे जा सकते थे। हर टावर में हजारों जंगली गूद। कोई भी अन पर निशाना साधने की हिम्मत नहीं करता था, वरना वो मर जाता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस गू मास्टर ने दी क्यू विरासत स्थापित की थी, उसने न सिर्फ छोटे टावर को हटाया, बल्कि उसने यूएस जगह पर यह विरासत भी स्थापित कर दी। ऐसे तरीके और हिम्मत, ऐसी काबिलियत, इसने फैंग युआन को कंफर्म कर दिया कि यह रहस्यमय गू मास्टर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नहीं, गू मास्टर के बजाय मैं न्यूज गू इमॉर्टल कह सकता हूं। भले ही बहुत समय बीत गया हो और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का सेटअप कमजोर हो गया हो, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मॉर्टल्स बदल सकें। सिर्फ गू इमॉर्टल्स हाई इन व्यवस्थाओं में मामूली बदलाव कर सकते हैं और ऐसी जगह बना सकते हैं। फैंग युआन की एग अनिश्चितता से चमक रही थी। उसने अनजाने में दी क्यू विरासत हासिल कर ली थी, लेकिन ये एक गू इमॉर्टल विरासत थी। मिट्टी में रोशनी, 1 लाख फीट ऊंची चमके, आसमान में सोली तक तैरे, प्लम की खुशबू वाली बर्फ की प्रशंसा करे। इसका सच में क्या मतलब था? एक गू इमॉर्टल की विरासत के अंदर किस तरह के खजाने होंगे? क्या कोई इमॉर्टल गू होगा? फैंग युआन ने हिम्मत से अंदाजा लगाया। अगर एक इमॉर्टल गू होता तो वो ट्रू यांग बिल्डिंग के पहले फ्लोर से टक्कर ले सकता था, क्योंकि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में भी हर फ्लो के आखिरी राउंड में शायद ही कोई इमॉर्टल गू इनाम में मिलता हो। बिना इमॉर्टल गू के भी दी क्यू विरासत इतनी मेहनत से बनाई गई थी, वहां कम से कम एक इमॉर्टल गू रेसिपी तो जरूर होगी। बिना इमॉर्टल गू के एक इमॉर्टल गू रेसिपी भी एक बहुत बड़ा इनाम था। एक पूरा इमॉर्टल गू रेसिपी ऐसी चीज थी जो ट्रेजर येलो हेवन में नहीं बिकती थी। गू इमॉर्टल्स ZY एडिटर अधूरे रेसिपीज बेचते थे। भले ही उनके पास पूरे इमॉर्टल गू रेसिपीज होते, वो उस तोड़कर और कुछ गलतियां डालकर बेचते थे। पूरे इमॉर्टल गू रेसिपीज सिर्फ एक्सचेंज किए जा सकते थे, और इतिहास में ऐसा होने के कुछ हाई मामले थे। फैंग युआन ने अपनी कल्पना को रोका और शांति से सोचने लगा। एक महत्वपूर्ण सुराग के साथ उसकी वर्तमान सोच की ट्रेन तेजी से बढ़ गई थी। उसने सभी तरह के सुरागों को जोड़ा, दी क्यू विरासत के बनने के समय को डिसाइफर करते हुए। यह बहुत पहले होना चाहिए, कम से कम यह पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के समय से मौजूद होना चाहिए। लेकिन जितना वो सोचता, उतने ही सवाल उसके पास आते। चलो इस व्यक्ति को फिलहाल गू इमॉर्टल दी क्यू कहते हैं। वो कौन थे? उन्होंने यहां एक विरासत क्यों स्थापित की? एक गू इमॉर्टल के रूप में
वो अंदर कैसे आए? सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें यहाँ के सेटअप के बारे में और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के पीछे के सच्चे सिद्धांत के बारे में कैसे पता चला? अगर वो ताई बायून शेंग की तरह थे और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर गु इमॉर्टल रेल्म में एडवांस हुए, तो जो हुआ उसके लिए नई व्याख्याएं होंगी। फैंग युआन को सर दर्द महसूस हुआ और उसने सोचना बैंड कर दिया। एक स्टार लेटर गु आसमान को चीरते हुए उसकी तरफ उड़ा। फैंग युआन ने यूज प्राप्त किया और देखा कि यही लू लैन था जो उस वापस आने के लिए कह रहा था। छोड़ो भी, मैं पहले ट्रू यांग बिल्डिंग जाता हूं और बाद में वापस आऊंगा। गु इमॉर्टल दिक्यू ने शायद जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सेटअप की खामियों का फायदा उठाया है। एक बार जब मैं ट्रू यांग बिल्डिंग में प्रवेश करूंगा तो शायद मुझे कुछ सुराग मिल सके और मैं इस रहस्य को समझ सकूं। ऐसा सोचते हुए फैंग युआन ने चिट्ठी का जवाब दिया। चूंकि ही लू लैन ने यूज जल्दी बुलाने के लिए खुद एक चिट्ठी लिखी थी, फैंग युआन ने और ज्यादा अकड़ दिखाना बैंड कर दिया। वो तुरंत वापस लौट गया। इस बार मुझे वुल्फ किंग की ताकत पर निर्भर रहना पड़ेगा। हे लू लैन ने फैंग युआन को देखा और हंसा। वो अपने दिल में बहुत बेचैन था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर ज्यादा समय नहीं था। एक बार जब बाहर का 10 साल का बर्फीला तूफान शांत हो जाएगा, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड बैंड हो जाएगा और उन्हें जाना पड़ेगा। इससे पहले कि ऐसा हो, ही लू लैन को न सिर्फ अपने कबीले के गु इमॉर्टल्स द्वारा दिया गया मिशन पूरा करना है, बल्कि उस अपने लिए एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गु भी ढूंढना है। वुल्फ किंग के वापस आने के बाद ही लू लैन ने जल्दी से ग्रुप को फिर से ऑर्गेनाइज किया। गैंग बिल्डिंग तक पहुंचा जब ही लू लैन ने फैंग युआन को एक प्राचीन टोकन दिया। यह गेस्ट टोकन है। वुल्फ किंग के पास हुआंग जिन ब्लड लाइन नहीं है, आप बिल्डिंग के नजरिए से एक बाहरी हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको हर बार एक गेस्ट टोकन की जरूरत पड़ेगी। फैंग युआन ने टोकन लिया और बिना किसी चिंता के हल्के से हंसा, कहते हुए, मेन ट्रू यांग बिल्डिंग की शान देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर ही लू लैन ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि वो दरवाजे से टकराया। फैंग युआन ने भी वैसा ही किया। जैसे ही उसके हाथ में गेस्ट टोकन चमका, उसने ही लू लैन की नकल की और ट्रू यांग बिल्डिंग में भी प्रवेश कर गया। चैप्टर एंड।